स्टूडेंट्स, एलपीपी में हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर एक इंट्रोडक्शन लेक्चर दिया था, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किए थे कि जनरल एलपीपी का फॉर्म क्या होता है उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना दिखाया था। एंड हम लोगों ने क्या देखा था कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है उसका हम लोग वेराइटीज़ डेफिनेशन हम लोग वहाँ पे देखे थे। ठीक है, तो अब जो हम लोग करेंगे, देखो जनरल एलपीपी से लेके एलपीपी में सिंपलेक्स मेथड के टाइम क्या करना पड़ता है। एलपीपी का जो जनरल एलपीपी है, मतलब जो तुमको क्वेश्चन में दिया जाता है वो तुम्हारा क्या होता है जनरल एलपीपी, उसको तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने 4 पॉइंट मेंशन कर लिया है, ये तुमको जानना पड़ेगा, तभी जाके तुम स्टैंडर्ड फॉर्म में कर पाओगे। और स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करोगे तभी जाके तुम सिंप्लेक्स यूज कर पाओगे। तो ऑलवेज सिंप्लेक्स मेथड में क्या करना पड़ता है, जो एलपीपी गिवन है दैट मीन्स जनरल एलपीपी, उसको हम लोग स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करने का क्या रूल है वो थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद एक डेफिनेशन में मैं आ रहा हूँ। नंबर 1 क्या बोल रहा है, देखो जनरल एलपीपी का फॉर्म मैंने लास्ट क्लास में बोला था, फर्स्ट लेक्चर जो इंट्रोडक्शन था इस सिंप्लेक्स मेथड का। तो नंबर 1 क्या बोल रहा है कि एक एलपीपी अगर जनरल एलपीपी है तो उसको स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना है। कब? सिंपलेक्स मेथड के टाइम उसको स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम काम कर सकते हो। तो क्या बोला है नंबर 1, राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। तो ध्यान में रखो, सिंपलेक्स मेथड में ऑलवेज जो एलपीपी होगा उसको तुमको क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में रखना पड़ेगा। अगर वो मिनिमाइजेशन है तो उसको मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सपोज देखो मैंने एक एग्जाम्पल में, देखो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि सपोज मैंने एक एलपीपी लिया कि मैंने बोला क्या है तुम्हारा मिनिमाइज z इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया कि 3x1 माइनस 5x2, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है तुम्हारा, सब्जेक्ट 2 मान लो कि 2x1 7x2 लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 3x1 माइनस 6x2 2x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसा कुछ एलपीपी है जहाँ पे x1 x2 क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये तुम्हारा एलपीपी है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कॉन्स्टेंट्स एंड क्या, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन, वेरिएबल्स आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ठीक है, तो अब देखो इसको अगर तुम सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने जाओगे ना इस एलपीपी को, ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल लिया, 3 वेरिएबल भी हो सकता है, 4 वेरिएबल भी हो सकता है। मैं अगर इसको सिंप्लेक्स मेथड में करने जाऊँ, ये क्या है, दिस इज ए जनरल एलपीपी। ठीक है, पहले इसमें आ जाओ। तो इसको अगर मुझे सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करना है तो पहले मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या बोल रहा है कि फर्स्ट मैं 4 रूल ही बोलूँगा। पहले देखो पहला वाला रूल क्या बोल रहा है कि राइट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन द मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। मीन्स ये जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये किस फॉर्म में है बोलो तो अभी तुम्हारा मिनिमाइज फॉर्म में है, तो उसको हम लोग मैक्सिमाइज फॉर्म में लिखेंगे तभी जाके सॉल्व कर पाओगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ सिंप्लेक्स मेथड में ऑलवेज ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए तुमको सिंपली क्या करना है, देखो ये जो मिनिमाइज z है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे। कैसे, देखो मैक्सिमाइज z इक्वल टू क्या, माइनस मिनिमाइज z। बट यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज किया है तो यहाँ पे हम लोग इसको z डैश यूज करेंगे। ठीक है, तो ये मिनिमाइज z को हम लोगों ने माइनस कर लिया, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमाइज z डैश। ठीक है, तो यहाँ पे बोलो मिनिमाइज z को अगर तुम माइनस से प्रोडक्ट करोगे तो ये क्या होगा, दिस इज माइनस 3x1 माइनस माइनस प्लस 5x2। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बोलो तो, ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको तुम क्या करो, उसको तुम मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में कन्वर्ट करो इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मिनिमाइजेशन। अगर वो मैक्सिमाइजेशन में है तब जाकर तुमको कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमाइज में अगर है तो वो तो तुमको स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया ना। तो दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज फॉर्म में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनो, ये एक बात हो गया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे तो हो गया कि सपोज
सेकंड रूल क्या बोल रहा है देखो, अब इस एलपीपी को मैंने सपोज ऐसा एक कर दिया कि एक एलपीपी देखो ऐसे लिया कि सेकंड क्या है देखो, सेकंड बोल रहा है कि कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशंस। सेकंड क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशंस। इनइक्वालिटीज मीन्स कॉन्स्टेंट्स पे जो इनइक्वालिटीज होता है, जैसे देखो मैंने एक एलपीपी लिया, सपोज एलपीपी लिया मैंने मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x1 प्लस 5x2 सब्जेक्ट टू जो कांस्टेंट होता है यहाँ पे मैंने लिया x1 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, जहाँ पे x1 x2 क्या है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो मैं अब ये जो एलपीपी लिया, मैं अब तुमको क्या समझा रहा हूँ, नंबर 2 नंबर रूल क्या बोल रहा है कि अगर एक एलपीपी है, दिस इज द जनरल एलपीपी, इसको अगर स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना है तो सेकंड रूल क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशंस। ऑल इनइक्वालिटीज मीन्स कांस्टेंट में क्या होता है, इनइक्वालिटीज होता है ना, दिस इज अ कांस्टेंट, फर्स्ट कांस्टेंट, तो इसको क्या करना है, इसको मुझे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, तो सपोज मैंने तुमको बोला कि मानो कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो ऑलवेज लेस देन 10 है। ठीक है, तो मुझे बोलो एक बात कि x प्लस वाई 10 या 10 से छोटा है ना, तो मुझे अगर इसको 10 के साथ इक्वल करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा ना। मैंने यहाँ पे s जोड़ दिया तो देखो तो ये 10 हो जाएगा, मतलब s जो है, s क्या है यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी। ऐसा भी तो हो सकता है ना, x प्लस वाई 10 भी तो हो सकता है, तो दैट मीन्स x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू है वो राइट हैंड साइड से क्या है, लेस देन या फिर इक्वल। तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा कुछ जोड़ना पड़ेगा तब जाके वो इक्वल होगा राइट हैंड साइड के साथ। ये जो एक्स्ट्रा मैंने कुछ जोड़ा ना, ये जो वेरिएबल है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। ठीक है, स्लैक वेरिएबल। तो स्लैक वेरिएबल का मतलब क्या है, देखो मैंने पहले वो डेफिनेशन लिख दिया है कि स्लैक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ए स्लैक वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट इज एडेड टू एन इनइक्वालिटी कांस्टेंट। इनइक्वालिटी कांस्टेंट में वो ऐड किया जाता है। जैसे मैं अगर इसको इक्वालिटी फॉर्म में लिखना चाहूँ, देखो क्या बोला है कि कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशंस। मुझे क्या करना है, सभी इनइक्वालिटी, ए भी इनइक्वालिटी है, ए भी इनइक्वालिटी है, तो एलपी में जो इनइक्वालिटी है मुझे सभी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसको कोई भी इनइक्वालिटी को इक्वालिटी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 2 वेरिएबल यूज करते हैं, एक स्लैक और एक है सरप्लस। पहले मैं स्लैक के बारे में बात बोल रहा हूँ। स्लैक का मतलब क्या है कि इनइक्वालिटी अगर लेस देन इक्वल टाइप है, इनइक्वालिटी क्या है बोलो तो, इनइक्वालिटी अगर लेस देन इक्वल टाइप है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ ऐड करते हैं। तो ऐड करने का मतलब ये क्या हो गया, दिस इज द स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे देखो 2x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 6, दैट मीन्स मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे तुम्हारा कुछ ऐड करूँगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, x3 ऐड किया, तो a हो गया क्या 6। तो इस जगह पे ये जो x3 है ना, इस x3 को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज द स्लैक वेरिएबल। ये तुम्हारा क्या हो गया, स्लैक वेरिएबल। अब सुनो, तो ये स्लैक वेरिएबल है, कुछ जोड़ने से तभी 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6 है, इसका मतलब 6 या 6 से छोटा है, तो इसका मतलब मैं कुछ जोड़ूंगा तभी तो 6 हो पाएगा ना लेफ्ट हैंड साइड। तो ये जो x3 है ये क्या होगा बोलो तो, ऐसा भी तो हो सकता है, इक्वल 6 भी हो सकता है, तब जाके x3 का वैल्यू 0 हो जाएगा। एंड सरप्लस वेरिएबल क्या है, देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये स्लैक वेरिएबल इज ए वेरिएबल दैट इज एडेड टू एन इनइक्वालिटी कांस्टेंट। इनइक्वालिटी कांस्टेंट में ऐड किया जाता है टू ट्रांसफॉर्म इनटू एन इक्वालिटी। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक वेरिएबल जो क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है, कहाँ पे, इनइक्वालिटी पे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा स्लैक वेरिएबल का मतलब। सरप्लस वेरिएबल का क्या मतलब बोल रहा है एक बार देखो, ये सरप्लस वेरिएबल, ठीक है, ये सरप्लस वेरिएबल और नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल और नेगेटिव स्लैक वेरिएबल का मतलब क्या है कि स्लैक वेरिएबल का ऑपोजिट ये काम करता है। कैसे देखो, ये सरप्लस वेरिएबल क्या है, देखो जैसे सेकंड पे देख पा रहे हो, सेकंड पे देखो तुम, यहाँ पे सेकंड वाला जो है x1 प्लस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। दैट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन है ये तुम्हारा 4 या 4 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब मुझे इसको अगर 4 के साथ इक्वल करना है, मुझे क्या करना है, मुझे कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटीज एज इक्वेशंस
तो मुझे अगर ऑल इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स मुझे इस एक्सप्रेशन को 4 के साथ इक्वल करना है। तो आप बोलो तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये 4 या 4 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा तो और भी बढ़ जाएगा। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे कुछ सबट्रैक्ट करूँगा। तो सपोज मैंने यहाँ पे कुछ सबट्रैक्ट किया कि सपोज x1 प्लस 5x2 प्लस क्या प्लस x4 प्लस नहीं सॉरी मैंने सबट्रैक्ट करूँगा तो क्या होगा माइनस x4 इज इक्वल टू क्या इज इक्वल टू 4। तो इस केस में ये जो मेरा x4 वेरिएबल है ना, इसको हम लोग सरप्लस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? दिस इज द सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, जैसे सिंपली मुझे बोलो ना, तुम बोलो कि सपोज मैंने बोला कि 2x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, मीन्स 20 या 20 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा। सपोज इसको तुम s1 बोलो, s1 इज द स्लैक वेरिएबल यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा ग्रेटर देन है, मीन्स ए लेफ्ट हैंड साइड क्या है 20 या 20 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब 2x प्लस 3y इसमें से मैं अगर कुछ घटा दूँ तब जाके वो क्या हो जाएगा बोलो तो 20 के साथ इक्वल होगा। तो 2x प्लस 3y माइनस क्या माइनस s2 इज इक्वल टू 20। तो in this case the variable s2 is surplus variable, this is a surplus variable। ठीक है, तो स्लैक सरप्लस का बात कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो स्लैक सरप्लस हम लोग क्यों यूज करते हैं? सरप्लस स्लैक हम लोग यूज करते हैं, स्लैक यूज करते हैं फॉर कन्वर्टिंग द लेस देन इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स टू ए इक्वालिटी कॉन्स्टेंट। ठीक है, इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, लेस देन इक्वल को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? स्लैक वेरिएबल का यूज़ करते हैं। एंड अगर मेरा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टाइप का है तो हम लोग क्या करेंगे? उसमें से लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ सबट्रैक्ट करेंगे। सपोज यहाँ पे ये वेरिएबल को मैंने सबट्रैक्ट किया तभी तो जाके वो इक्वल होगा ना, कारण लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन इक्वल टाइप है। तो ये सरप्लस वेरिएबल और नेगेटिव स्लैक वेरिएबल, उसका ऑपोजिट नाम क्या है? नेगेटिव स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल का ऑपोजिट नेगेटिव। तो दैट मीन्स मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि लेस देन इक्वल में स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं और ग्रेटर देन इक्वल में क्या करते हैं? माइनस क्या सरप्लस वेरिएबल हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, इस सबट्रैक्टेड टू एन इनइक्वालिटी कांस्टेंट टू ट्रांसफॉर्म इनटू एन इक्वालिटी। ठीक है, ये हो गया। अब देखो नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। नंबर थर्ड एक बार देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट, इसको करने के बाद ही ये नंबर थर्ड फोर्थ बोलने के बाद मैं क्वेश्चंस में आऊँगा, और वो क्वेश्चन में और भी कुछ बात है वो मैं क्वेश्चन के साथ साथ ही बोलूँगा। ठीक है, मतलब पूरा थ्योरी तो अभी मैं एकदम से नहीं कर सकता हूँ क्योंकि नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। उसके बाद जो थियोरटिकल पोर्शन है, मतलब जो थ्योरम वगैरह का प्रूफ है वो भी हम लोग आएंगे, बट पहले हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। नहीं तो मैं अगर थ्योरी और प्रूफ अगर पहले करना जाऊँगा ना तो तुम लोग बोर फील करोगे। तो पहले क्वेश्चंस में आएंगे, उसके बाद हम लोग जो लास्ट में ना हम लोग उसका थ्योरी में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, देखो क्या बोल रहा है कि थर्ड नंबर देखो एक बार, सेकंड तक तो हो गया। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि द राइट साइड एलिमेंट ऑफ ईच कांस्टेंट शुड बी मेड नॉन नेगेटिव। मीन्स सपोज एक एलपीपी है। देखो सपोज मैंने बोला कि एग्जांपल ले लो कि राइट साइड जो होगा ना ऑलवेज क्या होगा? कांस्टेंट का जो राइट साइड है ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा। जैसे मैंने बोला कि एक एलपीपी है मैक्स जेड इज इक्वल टू मैक्सिमम, या फिर मैक्स जेड इज इक्वल टू क्या है कि 2x1 माइनस 5x2। सब्जेक्ट टू है तुम्हारा, सब्जेक्ट टू है x1 माइनस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू -2। ठीक है, एंड 5x1 3x2 माइनस प्लस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। ठीक है, या फिर चलो 7 ऐसा कुछ ले लिया मैंने। x1 x2 कुछ भी मैं ले रहा हूँ, x1 x2 इज ग्रेटर देन 0। अब देखो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एक बात देख पा रहे हो, क्या बोला है नंबर थर्ड में? द राइट हैंड साइड ऑफ एलिमेंट ऑफ ईच कांस्टेंट। ये दोनों कांस्टेंट है, दो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इस कांस्टेंट पे क्या देख पा रहे हो? नेगेटिव है ना, -2। तो हमको क्या करना पड़ेगा? इस -2 को क्या करना है? नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? मुझे एक बात बोलो, अगर x प्लस वाई, मैंने बोला कि x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू -5, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ना, या फिर x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू -5, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा? -x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5।
इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस से प्रोडक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे -2 है, तो मैं क्या करूँगा, बोथ साइड पे माइनस से प्रोडक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा बोलो तो, एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, x1 x1 प्लस 2x2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ऑलवेज जो कांस्टेंट का जो राइट हैंड साइड है उसको नॉन नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ये तो नॉन नेगेटिव है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नंबर 4 जो बात बोल रहा है, नंबर 4 का बात पहले देख लेते हैं। नंबर 4 देखो क्या बोल रहा है कि ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज, ऑल वेरिएबल्स मस्ट हैव नॉन नेगेटिव वैल्यूज। देखो इसको समझाने के लिए मैं फिर से यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि एग्जांपल मैंने क्या लिया, सपोज एक एलपीपी मैंने ले लिया कि मैक्स जेड इज इक्वल टू क्या 5x1 माइनस 3x2 प्लस x3। मैं अपने मर्जी से ले रहा हूँ, सब्जेक्ट टू क्या x1 माइनस 3x2 प्लस 2x2 इज लेस देन इक्वल टू 12, 2x1 माइनस यहाँ पे x3 होगा, ये x1 प्लस 3x2 माइनस 2x3, 2x1 माइनस x2 प्लस x3 इज लेस देन इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया, देखो x1 x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम बोलोगे सर x3 क्या है, वही तो बात यहाँ पे मैं बोलूँगा। x3 जो है ना वो तो हमारा क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन, तो लिखो कॉमा x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन। नाम से मालूम चल रहा है अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, उस साइन के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मुझे एक बात बोलो तो यहाँ पे साइन के ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शन है कि ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये तो नेगेटिव नहीं होगा ना, x1 x2 का वैल्यू क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो हो गया ना, नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन हो गया। बट थर्ड वाला जो वेरिएबल है ना क्वेश्चन में, ये तुम्हारा गिवन एलपीपी है, तो तुमको अगर सिंप्लेक्स में सॉल्व करना है तो ऑलवेज एलपीपी को क्या करना है, देखो सिंप्लेक्स में x3 इज अनरेस्ट्रिक्टेड साइन यहाँ पे है, ये जो जनरल एलपीपी है इसको मुझे स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके तुम सिंप्लेक्स में कर पाओगे। और सिंप्लेक्स में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एलपीपी का जितना सारा वेरिएबल है सबको क्या करना है, मुझे क्या करना है, नॉन नेगेटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर इसको नॉन नेगेटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो x3 वेरिएबल है ना, उसको मैं क्या करूँगा, लेट x3 को मैं क्या लूँगा, x3 को मैं लूँगा x3 डैश x3 डबल डैश, माने x3 जो अनरेस्ट्रिक्टेड साइन है उसको मैंने दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स के डिफरेंस में ले लिया। अब तुम बोलोगे सर ये आपने कैसे ले लिया, तो देखो एक बात सुनो, सपोज मानो कि x3 का वैल्यू -4 है। अच्छा, x3 का वैल्यू -4 है, मैं दोनों में तुमको समझा दे रहा हूँ। x3 क्या है, नेगेटिव है, तो एलपीपी के लिए एक मतलब नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन होल्ड नहीं कर रहा है, लेस देन इक्वल टू 0 हो रहा है, ग्रेटर देन तो नहीं हो रहा है ना। तो देखो तो इस x3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। अब तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल दीजिए, देखो तो मैंने यहाँ पे ऐसे किया, मैंने इसको लिखा कि 0 - 4, ठीक है, 0 - 4, या फिर ऐसे कर लो कि 0 - 4 भी कर सकते हो, तो मैंने ऐसे किया 1 - 4, 0 भी होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब देखो तो 1 - 5 करोगे तो क्या आएगा, -4 ही आएगा ना। अब देखो तो ये जो x3 का जो वैल्यू है, सपोज मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ 1 और x3 डैश का वैल्यू 1 और x3 डबल डैश का वैल्यू 5, तो 1 5 ये सभी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना। तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो x3 डैश है, x3 डबल डैश है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं एक बात देखो, कोई भी अनरेस्ट्रिक्टेड इन साइन अगर है उसको तुम दो ठो नॉन नेगेटिव वेरिएबल का डिफरेंस पे लिख सकते हो। सपोज तुम्हारे पास 10 है, तो 10 को मैं लिख नहीं सकता हूँ 20 माइनस या फिर 15 - 5, तो 15 क्या है, ये भी नॉन नेगेटिव है, 5 ये भी क्या है, नॉन नेगेटिव है। क्लियर, तो इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि कोई भी अगर अनरेस्ट्रिक्टेड साइन है, कोई भी वेरिएबल अगर अनरेस्ट्रिक्टेड साइन है, तो उसको मैं क्या करूँगा, उसके बाय क्या करूँगा, बाय 2 वेरिएबल्स व्हिच आर नॉन नेगेटिव, ऑलवेज लिख सकता हूँ तुम, ये एक बात है। तो x3 इज, अगर तुम्हारा अनरेस्ट्रिक्टेड साइन x2 है तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, x2 डैश माइनस x2 डबल डैश, वेयर x2
डैश और x2 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या होगा, x3 डैश कॉमा x3 डबल डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग ये सब यूज़ करेंगे। ठीक है, और भी कुछ जो चीज़ आएगा क्वेश्चन के साथ साथ उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन में आ जाता है। मेन जो काम है हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के ऊपर डील करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को करने के लिए हम लोगों ने ये सब बात पहले बोल दिया, सिलेक्ट वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल क्या होता है। अब जाके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आ जा रहे हैं कि तुम्हारा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 13 से लेकर 14 टाइप्स का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा। हर एक क्वेश्चन का एक एक टाइप होगा, एक एक टाइप माने सेम टाइप का क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। टोटल 13-14 क्वेश्चंस होगा। मान सकते हो कि यहाँ पे सिंपलेक्स मेथड में मैं कम से कम 7 से लेकर 8 लेक्चर और होगा, तब जाके ये पूरा मेथड कवर हो जाएगा। इसमें बहुत सारा कुछ आता है, 2 फेज मेथड भी आता है, यहाँ पे डुअल सिंपलेक्स मेथड आता है एंड बिग एम मेथड आता है, चार्नेस बिग एम मेथड। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, solve the LPP by simplex method। ठीक है, देखो LPP क्या है कि max z is equal to 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3। ठीक है, सब्जेक्ट टू, देखो स्टूडेंट क्वेश्चन को ध्यान से लिखना है, अदरवाइज एक भी मिस्टेक हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सब्जेक्ट टू क्या, 3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज लेस देन इक्वल टू 6, 2x1 प्लस 5x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल टू 14 एंड x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल टू 8 एंड द वेरिएबल x1 x2 x3 ये सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, मैं यहाँ पे तुमको नंबर दे रहा हूँ, कारण मैं सभी टाइप का क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज होगा। कम से कम 12 या 13 तो क्वेश्चन कर लेंगे ना, 13 तो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मैं करूँगा, तब जाके ये मेथड पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे करूँगा, एक ही टाइप का मैं डबल क्वेश्चन नहीं लूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन में पहले हम लोग क्या करेंगे, बोलो यहाँ पे क्या करना है मुझे। ये तुम्हारा जनरल LPP है, दिस इज़ द जनरल LPP। क्या देख पा रहे हो, मैक्सिमाइजेशन जेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइजेशन है, मतलब उसको उसी में रखना है। मिनिमाइजेशन अगर होता तो मैक्स में कन्वर्ट करता। अब माइनस से देखें, अब देखो यहाँ पे देख पा रहे हो कि लेस देन इक्वल टाइप है, तो स्टैंडर्ड LPP में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वल टाइप में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो लेस देन इक्वल टाइप है मीन्स फर्स्ट कांस्टेंट में भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, सेकंड में भी कुछ जोड़ना पड़ेगा, थर्ड में भी कुछ जोड़ना पड़ेगा। मेरा x1 x2 x3 तीन तो वेरिएबल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में x4 जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे x5, यहाँ पे x6, बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स दिस वेरिएबल्स आर स्लैक वेरिएबल्स। तो क्या लिखेंगे, लिखो कि इंट्रोड्यूसिंग 3 slack variables x4 greater than equal to 0, x5 greater than equal to 0 and x6 greater than equal to 0 to क्या, to each inequations। ठीक है, तो क्या लिखो, r in each, हर एक क्या, in इक्वेशन, ये सब क्या है, इन इक्वेशन है। टू ईच आर इन ईच इन इक्वेशन। ठीक है, तो बोलो तो अब अगर मैं इसको जब ऐड करूंगा तो उसको मैं कन्वर्टेड फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, तो लिखो यहाँ से क्या लिखोगे, वी गेट द फॉलोइंग, लिखो वी गेट, पहले मैं कन्वर्टेड इक्वेशन लिख रहा हूँ, वी गेट द फॉलोइंग कन्वर्टेड equations
क्या होगा बोलो, पहला वाला क्या होगा, देखो मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखना, 3x1 तभी जाके टेबल बनाने में ये होगा 3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस x4, अभी नहीं लिखना है, रुको, 2x1 प्लस 5x2, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा प्लस x3 और यहाँ पे x4 जोड़ दियो, मतलब ये जगह खाली रखना, प्लस x5, थर्ड में क्या होगा बोलो, x1 प्लस 4x2 प्लस 2x3, ठीक है, अब इसमें x6 ऐड करना है तो यहाँ पे x6, अब देखो अब क्या करो, इक्वल साइन दे दो, तो देखो ये मैं एक ही किया, अभी समझ जाओगे, 6 14 8, देखो मैं सब इक्वल में कन्वर्ट कर लिया ना, जो कांस्टेंट मेरा था, ये जो मेरा कांस्टेंट्स था, ये कांस्टेंट्स किस टाइप का था, द कांस्टेंट्स को मैंने क्या किया, सभी को इक्वालिटी टाइप में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो अब सुनो, अब मैं क्या करूँगा, सिंपलेस्ट टेबल मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सिंपलेस्ट मेथड में क्या होता है, सिंपलेस्ट टेबल का ही पूरा काम है, यहाँ पे पहले कुछ रूल है, उसके बाद हम लोग सिंपलेस्ट टेबल में क्या रूल होता है वो देखेंगे। सिंपलेस्ट टेबल जो बना पाओगे तो ये तुम्हारा पूरा काम खत्म। तो आप सुनो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले सिंपलेस्ट टेबल बनाने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया, कांस्टेंट को इक्वल टाइप में लिख लिया। अब देखो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूँ, क्या लिखोगे, वी रीराइट, लिखो वी रीराइट द given LPP, we rewrite the given LPP to standard form, ठीक है। we rewrite the given LPP to standard form। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे तो क्या होगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म एज क्या, मैक्स जेड, देखो 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3, देखो x1 x2 x3 ये तीन वेरिएबल पहले से था, और तुमने इक्वालिटी टाइप करने के लिए तुमने क्या किया, तुमने तीन वेरिएबल एक्स्ट्रा ऐड किया, x3 x4 x5 x6। तो तुमको ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या करना है, x4 x5 x6, ये जो है ना, असल में एक बात सुनो, x1 x2 x3 ये क्या इंडिकेट करता है कि तुम्हारा डिसीजन वेरिएबल मीन्स अगर एक फैक्टरी है तो तीन टाइप का प्रोडक्ट था, x1 x2 x3, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग डिसीजन वेरिएबल यूज़ करते हैं, बट x4 x5 x6 ये तो असल में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, मतलब इसका रिक्वायरमेंट किसके लिए है, फॉर द सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दैट मीन्स उसको हम लोग क्या लेंगे, 0 इंटू x4 0 इंटू x5 0 इंटू x6, इस तरह फॉर्म में करना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ पा रहे हो, स्लैक सरप्लस कोई भी है तो उसमें तुमको 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब चले आओ, अब क्या करना है, सब्जेक्ट टू लिखना पड़ेगा। तो लिखो सब्जेक्ट टू, देखो सब्जेक्ट टू क्या है, पहला वाला देखो 3x1 प्लस 5x2 प्लस x3, ना गलत लिखा मैंने, एकदम सही लिखना है, 3x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस x4। अब देखो बाकी वेरिएबल नहीं है ना, x5 x6, तो उसके लिए मुझे यूज करना है, क्योंकि मैं मैट्रिक्स क्रिएट करूँगा अभी, 0x5 एंड क्या 0x6 इज इक्वल टू 6, ठीक है। एंड सेकेंड वाला बोलो 2x1 5x2 प्लस x3 0x4 x5 एंड 0x6 इज 14, ठीक है। तो 251010, हाँ। अब देखो नेक्स्ट थर्ड वाला क्या है, x1 प्लस 4x2 2x3 प्लस 0x4, यहाँ पे x5 भी नहीं है, 0x5 और x6 इज इक्वल टू 8। अब टोटल वेरिएबल कितना है बोलो तो x1 से लेके x6 तक। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 x2 x3 x4 x5 x6, क्योंकि नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन को हम लोगों को ये करना है, सेटिस्फाई करना है। तो ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड एलपीपी, ठीक है। ये आ गया मेरा स्टैंडर्ड एलपीपी, ठीक है स्टूडेंट। देखो मैं अभी तो इसको रैप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि अदरवाइज मैं अभी पूरा बोर्ड में एक टेबल बनाऊंगा। ये टेबल एकदम अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ को मैं एकदम तोड़ तोड़ के बोलूँगा, तुम लोग ध्यान से देखना, क्योंकि देखो एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा है।
मीन्स जो मेथड में बोल रहा हूँ ना, मैं अभी तुमको एक क्वेश्चन करने के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि मैं हर एक लाइन को तुमको समझा रहा हूँ कि क्या क्या प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है। उस प्रोसेस को अगर तुम ये कर पाओगे ना, मतलब ग्राफ कर पाओगे, तो तुम वो धीरे धीरे तुम भी खुद से ये सब क्वेश्चन कर पाओगे। तो डिफरेंट टाइप का जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना, एक टाइप का मैं क्वेश्चन करूँगा, कुछ टाइप का क्वेश्चन मैं तुमको भेज दूंगा, तुम उसको करके मुझे भेजना, तब जाके मैं बोलूँगा कि हाँ अब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपलेस्ट टेबल बनाएंगे। अब तुम बोलोगे सर सिंपलेस्ट टेबल में किसका रिक्वायरमेंट है? सिंपलेस्ट टेबल में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का ही वैल्यू का यूज़ करके एक टेबल बनाएंगे। कैसे बना रहा हूँ ये देखो यहाँ पे। पहले तो मैं देखो, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म को रैप नहीं करूँगा, क्योंकि उसी का मुझे रिक्वायरमेंट है। इसको मैंने ऐसे रखा, देखो इसको मैंने रैप नहीं किया, कारण यहाँ से ही मैं क्या करूँगा, वी रिराइट द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इस लाइन को मैं रैप कर दे रहा हूँ। बट ये सब वैल्यू मुझे लगेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव जो सब है वो सब लगेगा। देखो सिंपलेस्ट टेबल में पहले क्या करना है, मैं जैसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे तुम लोग कर लेना। देखो क्या करना है, पहले क्या करोगे कि यहाँ पे हेडिंग कर दो कि सिंप्लेक्स टेबल, ठीक है। क्या करना है, देखो टेबल में तुमको पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ड्रॉ करना, अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद उसके नीचे में और एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। बट इसको लेफ्ट हैंड साइड में एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। स्केल से तुम लोग ड्रॉ करना, मेरे पास तो अभी स्केल नहीं है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्या करना है, और एक तो लाइन उसी के नीचे में ड्रॉ करना है। अब कहाँ पे क्या फिलअप करना है वो तो मैं तुमको बोलूँगा। सभी में टेबल का जो फॉर्मेट है वो सब में सेम है, और कैलकुलेशन तो अलग होगा। अब देखो क्या क्या चीज़ तुमको पुट करना पड़ेगा। पहला जो है, किस जगह पे पुट करना है, सी सफिक्स में बी, ठीक है। सब में सेम होगा। क्या क्या है, पहले टेबल का फॉर्मेट देख लो। सी बी, यहाँ पे होगा एक्स बी, सफिक्स में है बी, ठीक है। तो सी बी एक्स बी बी, ठीक है। यहाँ पे होगा सी जे, यहाँ पे होगा स्मॉल बी, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, x1 से लेके x6 तक ना, तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना कॉलम वेक्टर आएगा, 3 2 1 एक कॉलम, x1 के लिए एक कॉलम वेक्टर, x2 के लिए कॉलम वेक्टर, x3 के लिए कॉलम वेक्टर, तो देयर आर 6 कॉलम वेक्टर। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा जो होगा, एक होगा a1 a2 a3 a4 a5 a6, ठीक है। मैंने कॉलम्स को लिख लिया, a2 a3, ठीक है। तो ये जो कॉलम्स है, अब तुम बोलोगे सर कैसे फिलअप करें। देखो फिलअप करने का प्रोसेस मैं तुमको बोल रहा हूँ। पहले चले आओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, मैक्स जेड, यही ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना तुम्हारा। x1 के बगल में क्या है 2, x2 के बगल में -1, कोएफिशिएंट लेना पड़ेगा, कोएफिशिएंट, ठीक है। पूरा मैट्रिक्स का काम है। मैंने बोला था ना कि एलपीपी को मैट्रिक्स फॉर्म में रिड्यूस किया जाता है, तो सिंप्लेक्स टेबल में तो हम लोग पूरा मैट्रिक्स का ही काम करेंगे ना, कि एक अगर ये एलपीपी है तो इसको मैट्रिक्स में लिख सकते हो। तो मैट्रिक्स में क्या आता है, सब कोएफिशिएंट वगैरह आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस मैक्स जेड के जगह पे क्या करेंगे, मैक्स जेड में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जो कोएफिशिएंट है x1 x2 x3, तो बोलो तो 6 है, 6 वेक्टर a1 a2 a3 a4 a5 a6, 6 कॉलम मैंने किया है। तो इसको भी लिख दो। इसके लिए x1 के लिए क्या है 2 -1, ठीक है। a1 a2 एक कॉलम वेक्टर के लिए मैंने a1 a2 नाम किया है, ठीक है। तो और ये क्या है 3 2 -1 3 2 -1 3 0 0 0, ठीक है। 2 -1 3 0 0 0। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट काम क्या करना है, जो 3 इक्वेशन देख पा रहे हो ना, 3 इक्वेशन है ना, 3 इक्वेशन को लिखना पड़ेगा। किस हिसाब से, देखो
फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 3x1 ए है ना 3x1, तो यहाँ पे क्या करो देखो 3x1 मीन्स पहले 3, x2 के लिए 1, x3 के लिए क्या -2। देखो टेबल में स्टार्टिंग का पार्ट क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में से तुमको टेबल फॉर्म करना पड़ता है इनिशियल का, उसके बाद तो मैं कैलकुलेशन करूँगा, वो तो मैं समझाऊंगा। देखो ए क्या है -2, उसके बाद x4 के लिए 1 और x5 के लिए 0 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन में आ जाओ 2x1 2, 5x2 5, x3 1, ठीक है, तो 1 एंड 0 1 0। थर्ड इक्वेशन 1 4 2 0 0 1 0 0 1 1 4 2 0 0 1। अब देखो राइट हैंड साइड में देख पा रहे हो ना, राइट हैंड साइड में ये जो है ना ये बी का काम करता है, b1 b2 b3 मैंने बोला था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा क्या है बोलो, फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या है 6, तो ये बी का काम करेगा 6, उसके बाद 14, उसके बाद 8, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। अब देखो ये जगह को तुमको फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, ये जगह को फिलअप करना पड़ेगा। अब तुम बोलोगे सर ये जगह को कैसे फिलअप करें, देखो एक बात तुम देख पा रहे हो, सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने के टाइम ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है इसमें एक बात देख पा रहे हो, ये वाला मैट्रिक्स देख पा रहे हो, तो कि यहाँ पे क्या देख पा रहे हो कि ये तुम्हारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। यहाँ पे देखो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिट बेसिस। यूनिट बेसिस, ध्यान में कि सिंपलेक्स टेबल में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो हर एक टाइम ये जो तुम्हारा टेबल आ रहा है इसमें ऑलवेज यूनिट बेसिस प्रेजेंट होना पड़ेगा। अगर यूनिट बेसिस नहीं आता है तो हम लोग आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ करते हैं, वो तो हम लोग क्वेश्चन के टाइम वो भी समझाएंगे, ठीक है। जस्ट मान के रखो क्या कि आर्टिफिशियल वेरिएबल के द्वारा हम लोग यूनिट बेसिस क्रिएट करते हैं। बट यहाँ पे देखो यूनिट बेसिस पहले से आ चुका है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो सिंपलेक्स मेथड में ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है, इसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं यहाँ पे क्रिएट करता बाय आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो अब देखो, अब इस यूनिट बेसिस में तुम देख पा रहे हो, इस यूनिट बेसिस में क्या देख पा रहे हो, पहला क्या है 1 0 0, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन 1 0 0, ठीक है। 1 0 0 को फर्स्ट मानो 0 1 0 सेकंड एंड 0 0 1 थर्ड। अब देखो तो यूनिट बेसिस में जो 1 0 0 है वो किस कॉलम में है, यूनिट बेसिस में जो 1 0 0 है वो किस कॉलम में है, फोर्थ कॉलम में ना, मीन्स A4, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, तुमको वहाँ से ही कॉपी करना है कि फर्स्ट 1 0 0 कहाँ पे है यूनिट बेसिस का, A4, तो B के नीचे में क्या लिखना है A4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे A4, ठीक है। उसके बाद XB के नीचे में क्या आएगा, वेरिएबल। A4 किस वेरिएबल के साथ लिंक्ड अप है बोलो, यहाँ पे देख पा रहे हो ना X4 के साथ लिंक्ड अप था ना, देखो X4 के साथ ही क्या था 1 0 0 था ना, 1 0 0, तो दिस वेरिएबल इज ए फोर्थ कॉलम मीन्स A4, फोर्थ नंबर कॉलम। और वेरिएबल किसके साथ एसोसिएटेड है, द एसोसिएटेड वेरिएबल इज X4 एंड उसका जो CJ है देखो CB क्या है बोलो तो, ठीक है। उसका जो देखो CJ में देखो क्या है 1 0 0 0, ये 0 है यहाँ पे। B फॉर बेसिस, CB का मतलब ये सब बेसिस वेरिएबल है ना, CJ माने x1 x2 x3 x4 x5 x6 ये सब बेसिस वेरिएबल है ना, उसके लिए ये सब वैल्यू आया है। B स्टैंड फॉर बेसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो 1 0 0 है वो क्या है, फोर्थ कॉलम में A4 वेरिएबल वेक्टर और x4 उसका वेरिएबल एंड 0 यहाँ पे होगा इसका वैल्यू, CB इसका 0 है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है 0 1 0, 0 1 0 में क्या करेंगे, देखो 0 1 0 मीन्स सेकेंड वाला A5 वेरिएबल क्या है बोलो x5, देखो उसका, ठीक है। एंड उसका ऊपर वाला CJ क्या है बोलो 0, हाँ। एंड 0 0 1 थर्ड वाला कहाँ पे है A6 पे, A6 और क्या बोलो वो तुम्हारा है X6 A0, ठीक है। इतना तक तो कर पाओगे,
इतना तक मैंने क्या किया, मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म से ये कॉपी किया, उसके बाद 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कहाँ पे है। अगर 2 ठो रो होता तो 1 0 और 0 1 देखना पड़ता, अगर 4 ठो होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 इसको देखना पड़ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे कि इस जगह को रुको तो यहाँ पे एक काम करना है। अब देखो क्या काम करना है कि यहाँ पे हम लोग एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्या, जेड जे माइनस सी जे। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ये जेड जे माइनस सी जे क्या होता है, वो तो मैं तुमको अभी समझाऊंगा। जेड जे माइनस सी जे क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ कि देखो जेड जे माइनस सी जे क्या होता है कि ये जो कॉलम देख पा रहे हो ना, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ठीक है, तो इस कॉलम के ये जो नीचे है ना, इसमें मुझे वैल्यू पुट करना। तुम लोग ये बॉक्स मत करना, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि तुमको जब मैं बॉक्स में लिखूंगा ना तो तुमको समझने में आसानी पड़ेगा। यहाँ पे बॉक्स नहीं करना है, जहाँ बॉक्स करना है मैं बोलूँगा। या ऐसे मैंने क्या किया, एक जगह फिलअप किया, तो सबसे अच्छा बॉक्स करो या बॉक्स से अच्छा मैं तुमको, नहीं तो तुम लोग ये कर पाओगे। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे एक वैल्यू पुट करूँगा, यहाँ पे पुट करूँगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, 6 कॉलम के नीचे मैं वैल्यू पुट करूँगा। ठीक है, अब सुनो, अगर मुझे इस कॉलम के नीचे में वैल्यू पुट करना है, फर्स्ट कॉलम के नीचे में, तो कैसे पुट करेंगे, जेड जे माइनस सी जे क्या बोलता है, जेड जे मतलब जानते हो, जेड जे मतलब क्या है, तुमको इस कॉलम में वैल्यू पुट करना है ना, तुम इस कॉलम में पुट करोगे तो इस कॉलम को देखो, बाकी कॉलम को नहीं देखना, सिर्फ इस कॉलम को देखना है। तो इस कॉलम का बोलो ए क्या है, 3, तो इस 3 के साथ हम लोग क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 के साथ क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ रहा है बोलो, 3 इंटू 0 क्या आ रहा है, 3 इंटू 0 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, 3 इंटू 0 प्लस क्या करना है 2, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ 2 इंटू 0। देख पा रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस कॉलम में काम करोगे उस कॉलम को लेना है और इस कॉलम को कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग को मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 क्या आया, 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर में देखो सी जे का वैल्यू है, टोटल में क्या करना है माइनस सी जे। सी जे क्या है यहाँ पे बोलो तो 2, देखो उसके ऊपर में 2 है, तो इसका मतलब क्या, दिस इज 0, यहाँ पे 0 आया है देखो, तो -2, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गया बोलो तो, ये तुम्हारा हो गया -2। ऐसे कैलकुलेट करना है। सेम बात देखो 1 0 0 5 0 0 4 0 0, अब सभी को जो ऐड कर लो, तो 0 0 0 ऐड करोगे तो 0 आएगा, ऊपर में क्या है -1, उसको माइनस करना है, तो माइनस ऑफ -1। ठीक है, इसको चेंज कर देना। ठीक है, अभी तो मैं जस्ट तुमको करके दिखा रहा हूँ, तुम तो एक खुद से भी कर सकते हो। देखो क्या मैंने बोला कि 1 इंटू 0 इस कॉलम के लिए करना है, तो 1 इंटू 0 एक कॉमन कॉलम है, 1 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 प्रोडक्ट करके ऐड करना है, तो 0 और 0 माइनस ऑफ -1, तो क्या होगा +1, तो यहाँ पे क्या आएगा +1। ठीक है, अब नेक्स्ट में फिलअप करते हैं, चलो नेक्स्ट में फिलअप करते हैं। इसके लिए बोलो 0 0 ये सब तो 0 आएगा और -3, तो यहाँ पे होगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 0। ठीक है, ए जेड जे माइनस सी जे मैंने कैलकुलेट किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने इसको ऐसे फिलअप कर दिया। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट काम, ये जस्ट मेरा इनिशियल काम है। अब जो नेक्स्ट काम होगा ना, ये मेरा इनिशियल मीन्स माने जो एलपीपी था उससे ही मैंने काम कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इटरेशन करना है। इटरेशन का मतलब क्या है, इस कैलकुलेशन को बेटर करना है। ठीक है, इस कैलकुलेशन को मुझे क्या करना है, बेटर करना है। ठीक है, तब तुम बोलोगे सर बेटर कैसे करें, तो देखो बेटर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि असल में क्या हुआ है जानते हो, देखो एक बात मैं तुमको समझा दूँ पहले। असल में क्या हुआ है कि तुम्हारा x1 x2 x3 पहले देखो, तो पहले क्या था, देखो मेरा जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन में देखना x1 x2 x3 x1 x2 x3 x1 x2 x3 ये तीनों था, x4 x5 x6 ये नहीं था। ठीक, तो x1 x2 x3 देखो, तो सबको तुम 0 पुट करो, देखो x4 का वैल्यू क्या आएगा 6, x4 इक्वल टू 6, बोलो यहाँ से बोलो ना, तुम सबको 0 पुट कर दो, तो x4 क्या आ रहा है 6, x1 x2 x3 सबको। अब तुम बोलोगे सर सबको 0 क्यों पुट करो, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, मैं तुमको पहला इनिशियल गेज करने बोल रहा हूँ। अच्छा, तुम क्या करो, यहाँ पे सबको 0 पुट कर दो, तो यहाँ पे x4 क्या मिलेगा 6, यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो तो, यहाँ पे भी 0 पुट कर दोगे तो x5 क्या मिलेगा, x5 मिलेगा तुम्हारा 14 एंड
यहाँ पे भी 0 पुट कर दोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्सिस क्या मिलेगा, एक्सिस इज 8। तो देख पा रहे हो ये जो सॉल्यूशन है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, IBFS। अब तुम मुझे बोलो, मैंने जब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में तुम लोगों को सॉल्व किया था तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, ये सॉल्यूशन क्या होता है बोलो तो, ये जस्ट एक इनिशियल सॉल्यूशन होता है। इनिशियल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये एक अप्रॉक्स ये है, मतलब हम लोग कैलकुलेशन कोई भी चीज़ में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो उसमें एक पहले एक इनिशियल सॉल्यूशन लेते हैं, उसके बाद उसको बेटर करने की कोशिश करते हैं, ऑप्टिमल काम के लिए उसके ऊपर काम करते हैं। तो दिस इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब तुम बोल गए सर फिजिबल है, फिजिबल के लिए मैंने क्या बोला था बोलो तो, फिजिबल के लिए क्या बोला था, फिजिबल का मतलब क्या है, ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखो 6, 14, 8 ऑलवेज क्या आएगा, ग्रेटर देन। देखो एक बात सुनो, फिजिबल क्यों है, कारण मुझे बोलो 6, 14, 8 ये सब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसीलिए मैंने बोला था राइट हैंड साइड में नेगेटिव नहीं आना चाहिए, राइट हैंड साइड में अगर नेगेटिव आ जाएगा ना तो फिजिबल नहीं हो पाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये बेसिक कैसा है, बेसिक कैसा है, देखो बेसिक सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन तुम देखो यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है, 6 वेरिएबल है। अब तुमने x1, x2, x3 मैंने क्या बोला था, यहाँ पे देखो n का वैल्यू क्या है 6 फर्स्ट लेक्चर में, और m का वैल्यू क्या है 3, 3 तो इक्वेशन है, 6 तो वेरिएबल है। तो यहाँ पे मुझे बोलो मुझे क्या करना है, n माइनस m दैट मीन्स 6 माइनस 3 दैट मीन्स 3 तो वेरिएबल को क्या करना है, 0 पुट करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 तो वेरिएबल को 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो ये जो सॉल्यूशन आया, अब तुम बोलोगे सर आपने ये सब को 0 पुट किया सही है, बट जो डिटरमिनेंट आएगा, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट याद है, कोएफिशिएंट डिटरमिनेंट मैंने क्या बोला था, मस्ट बी नॉन जीरो, सॉरी मस्ट बी नॉन सिंगुलर, दैट मीन्स डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉन जीरो होना पड़ेगा। अब देखो तो यहाँ पे जब तुम डिटरमिनेंट निकालने जाओगे, असल में क्या है, एक यूनिट बेसिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग जगह है, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, I3 का डिटरमिनेंट क्या होगा 1, Y3 डिटरमिनेंट इज 1 दैट मीन्स व्हिच इज नॉन जीरो। तो दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज द बेसिक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन क्यों है, सेटिस्फाई कर रहा है, देखो x4 का वैल्यू 6 पुट करो, ये सभी 0 कर दो। ठीक है, x4 का वैल्यू 6 पुट करो, सभी 0 कर दो, तो x4 इक्वल टू 6 आएगा, x5 इक्वल टू 14 आएगा, x6 इक्वल टू 8 आएगा। तो इसीलिए फर्स्ट लेक्चर में इंपॉर्टेंट था, सब सॉल्यूशन का टाइप मैंने समझाया था। तो दिस इज ए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब तुम बोलोगे सर इनिशियल क्यों, इनिशियल का मतलब दिस इज माय फर्स्ट टारगेट, मीन्स मैंने इसको पहला सॉल्यूशन के हिसाब से माना, अब इस सॉल्यूशन को मैं बेटर करूंगा। अब तुम बोलोगे सर कब तक चलेगा, बेटर करते 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 जब मुझे ऑप्टिमल मिल जाएगा तब मैं छोड़ दूंगा। क्लियर हो पा रहा है, देखो कोई भी काम करने से, कोई भी एक काम करना है तुमको, फर्स्ट क्या करो, उस काम के लिए एक बेसिक आउटलाइन बना लो, उसके बाद उसके ऊपर काम करते जाओ, बेटर रिजल्ट आते आते एक टाइम में बेस्ट आ जाएगा, छोड़ दोगे वो काम। क्लियर है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन के ऊपर हम लोग वही काम करेंगे, पहले हम लोग एक इनिशियल एक टारगेट लेते हैं, दिस इज द इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्लियर, कैसे मैं कर रहा हूँ, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ रहा है और वो नॉन सिंगुलर आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते थे कि ये बेसिक सॉल्यूशन तो हो गया, सॉल्यूशन में मतलब सेटिस्फाई, फिजिबल मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और बेसिक का मतलब मैंने बोला भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे ये काम हो गया ना। अब सुनो, ये जो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर हुआ तो यहाँ पे कौन हुआ बोलो तो 6, 14, 8, और ये तुम्हारा थोड़ी सॉल्यूशन होगा, क्योंकि असल में जो क्वेश्चन है वहाँ पे तो तुमको x1, x2, x3 का वैल्यू निकालना है। अब तुम बोलोगे सर ये तो आपने तो ये वैल्यू निकाला, तो मैंने तो अभी काम किया ही नहीं, अभी तो मेरा काम स्टार्ट हुआ है, मैं जस्ट तुमको समझाने के लिए, हर एक चीज़ को लिंक अप करने के लिए इतना मेरा टाइम लग रहा है। अब जो मैं काम करूँगा ना, मेरा लास्ट में देखना, मेरा x1, x2, x3 का वैल्यू निकालूंगा, मेरा x1, x2, x3 का वैल्यू मैं इस हिसाब से निकालूंगा सच दैट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, तो अब देखो, अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आपने जो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट किया है, अब देखो यहाँ पे एक मेन बात है, जेड जे माइनस सी जे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, बट कभी कभी देखना कुछ बुक में सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेट करता है, तो मैंने क्या बोला, सी जे माइनस जेड जे भी कैलकुलेट करता है, कभी कभी जेड जे माइनस सी जे, हम लोग जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट करेंगे, तो तुम लोग जेड जे माइनस सी जे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ के साथ करोगे ना तो तुम्हारा दिमाग में वो सेट हो जाएगा। अब देखो जेड जे माइनस सी जे अगर कैलकुलेट करना है तो ऑप्टिमलिटी कंडीशन क्या बोलता है कि ये टेबल कब तक रुकेगा, जब फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, बट अगर तुम सी जे माइनस जेड जे कैलकुलेट करोगे ना तो तब क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 के लिए काम होगा। ठीक है, तो ऑप्टिमलिटी, दिस इज द ऑप्टिमलिटी कंडीशन, ये तुम्हारा ऑप्टिमलिटी कंडीशन। ऑप्टिमलिटी कंडीशन का मतलब क्या है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, द एलपीपी इज नाउ ऑप्टिमल। अब तुम बोलोगे सर ऑप्टिमलिटी का मतलब मैंने बोला था, असाइनमेंट में भी बोला था, ट्रांसपोर्टेशन में भी बोला था, मीन्स जिस सॉल्यूशन के लिए क्या होगा बोलो तो
जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो बेस्ट रिजल्ट देगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या कंडीशन था, हम लोग को बार बार बोले थे कि वहाँ पे हम लोग क्या करते, डेल आई जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए बोलता था कि ऑप्टिमलिटी रीच के लिए ये होना चाहिए फॉर ऑल डेल आई जे। एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या बोलते थे कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में ऑप्टिमलिटी के लिए क्या मैंने बोला था, डॉटेड नंबर ऑफ डॉटेड लाइन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, तो सेम बात हर एक प्रॉब्लम के लिए एक एक अपना अपना ऑप्टिमलिटी होता है। यहाँ पे ऑप्टिमलिटी कैसे चेक करेंगे कि हम लोग अगर जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको तो नहीं लेंगे, इसको छोड़ दो, तो जेड जे माइनस सी जे कैलकुलेट के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप देखो तो मेरे यहाँ पे जेड जे माइनस सी जे क्या है, सभी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आया, मीन्स सभी क्या नॉन नेगेटिव है, सभी नॉन नेगेटिव नहीं है। तो इसका मतलब एक अभी खत्म नहीं होगा। सर अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने तो जस्ट इनिशियल सॉल्यूशन लिखा है, मैंने तो अभी नेक्स्ट मेरा काम नहीं किया। जब तक काम नहीं करूँगा तब तक कैसे खत्म होगा ये, फर्स्ट में तो खत्म होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो देखो, क्योंकि वो तो प्राइमरी क्वेश्चन हो जाएगा। अब जो हम लोग देखेंगे वो क्या करेंगे बोलो तो, कि दैट मीन्स दिस इज नॉट ए ऑप्टिमल, -2 -3 ये जो मेरा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है, x4 = 6, x5 = 14, x6 = 8, दिस इज नॉट ए ऑप्टिमल। अब देखो क्या काम करना है, जेड जे माइनस सी जे में जो जो वैल्यू है नेगेटिव है ना, ऑप्टिमल नहीं है, तो इस नेगेटिव में जो सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव है, लार्जेस्ट नेगेटिव -2 -3 में लार्जेस्ट कौन है, -3। ठीक है, माइनस साइन में जो सबसे लार्जेस्ट है, तो यहाँ पे -3 है, तो -2 और -3 में लार्जेस्ट नेगेटिव साइन कौन है, -3। तो इस जगह पे क्या देना है बोलो तो, एक एरो देना है। अब तुम बोलोगे सर इस एरो का मतलब क्या है, इस एरो का मतलब है कि थर्ड कॉलम मीन्स A3 वेक्टर इज entering वेक्टर। ठीक है, एंटरिंग वेक्टर A3 वेक्टर क्या होगा, एंटर करेगा। अब तुम बोलोगे सर A3 वेक्टर एंटर करेगा मतलब क्या है, A3 वेक्टर एंटर करेगा मतलब है कि ये जो यूनिट बेसिस है ना 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, इसमें से, ठीक है, इसको ऐसे मानो कि ये तुम्हारा है गोल्ड मेडल, ये है तुम्हारा सिल्वर मेडल, ये है तुम्हारा ब्रॉन्ज मेडल। समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखो काम इससे होता है, देखो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसी के लिए x4 का वैल्यू क्या आया था, उसी के लिए x4 का वैल्यू 6, x5 का वैल्यू 14, x6 का वैल्यू 8 आया था ना, फॉर दिस यूनिट बेसिस, क्योंकि ये यूनिट बेसिस को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस किए थे, उस हिसाब से काम हुआ था। अब देखो ये जो यूनिट बेसिस है ना, ये कैलकुलेशन के हम लोग जब ऑप्टिमलिटी करने के ट्राई करेंगे, ये सब शिफ्ट होगा। ठीक है, ये सब क्या होगा, शिफ्ट होगा इसका पोजीशन। तो इसमें तुम क्या समझ पा रहे हो कि तीनों में से कोई एक यहाँ पे आएगा। तुम बोलोगे सर यहाँ पे कैसे आएगा, क्योंकि अभी देखो ना मैंने डायरेक्शन दिया ना, तो इस डायरेक्शन का मतलब क्या है, दिस इज द एंटरिंग वेक्टर। एंटरिंग वेक्टर का मतलब कि नेक्स्ट टेबल जब तुम बनाओगे, नेक्स्ट कैलकुलेशन, नेक्स्ट हम लोग जो इटरेशन करेंगे, दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, अभी हम लोग करेंगे वही काम फिर से एक बार करेंगे, फर्स्ट इटरेशन, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे थर्ड कॉलम में क्या होगा बोलो तो, एक तीनों में से एक आएगा, एक वेक्टर आएगा। अब कौन आएगा उसी को मैं अभी क्लियर कर रहा हूँ। देखो तो ये समझ पा रहे हो, इसको हम लोगों ने कैसे इंडिकेट किया, बाय द लार्जेस्ट नेगेटिव साइन, मीन्स थर्ड कॉलम में आया। अब क्या करना है, देखो साइड में मैं लिख रहा हूँ, इसमें नहीं चाहिए, ठीक है, कि क्या मिनिमम रेशियो। अब तुम बोलोगे सर मिनिमम रेशियो किस चीज़ का, देखो मिनिमम रेशियो लेना है तुमको, यहाँ पे मिनिमम रेशियो लेना है, जो एंटरिंग वेक्टर है ना, दिस इज द एंटरिंग वेक्टर ना, तो ये एरो तुम लोग देना, बट अभी जो मैं दे रहा हूँ ना वो तुम लोग मत देना, जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ए कॉलम है ना, दिस इज द एंटरिंग कॉलम, ठीक है, और ये जो देख पा रहे हो 6 14 8 बी, इसको देखो और इसको देखो, उसका रेशियो लेना है। अब तुम बोलोगे सर उसका रेशियो क्या लेना है, देखो इसका रेशियो क्या लेना है कि 6, यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो क्या 6/-2 दैट मीन्स -3, ठीक है, साइड में लिखो। इस कॉलम में कर रहा हूँ क्यों, कारण ये सबसे मोस्ट नेगेटिव, लार्जेस्ट नेगेटिव वैल्यू है, एंड इसको लेना पड़ेगा, इसके साथ इसका रेशियो, बाकी को नहीं देखना है, बाकी को देखोगे तो कन्फ्यूजन होगा। इसके साथ मैंने एरो दिया है, दिस इज द एंटरिंग वेक्टर, इसको एंटरिंग वेक्टर भी बोलते हैं,
इसको तुम्हारा क्या बोलता है कि एंटरिंग वेक्टर, इसको बोलते हैं पिवट कॉलम। ठीक है, क्या पिवट कॉलम स्टैंडिंग नाम है, स्टैंडर्ड नाम है। तो A3 इज द एंटरिंग वेक्टर एंड दैट कॉलम इज कॉल्ड पिवट कॉलम। मीन्स इस कॉलम में ये तीनों में से कोई एक जन का एंट्री होगा। अब देखो फिर से क्या रेशियो लो, 14, देखो 14/1, 14/1 क्या होगा 14, 8/2 क्या 4। अब एक बात सुनो, जो मिनिमम रेशियो है ना वो मस्ट भी क्या होगा, वो मस्ट भी ग्रेटर देन 0 होगा। क्या ये रखना है, मिनिमम रेशियो मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो रूल मैं बोल दे रहा हूँ, मस्ट भी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है कि अगर मिनिमम, अगर रेशियो जो है ना वो अगर क्या आ जाए, वो अगर नेगेटिव आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मीन्स कोई भी गेम खेल रहे हो, कोई भी पार्टिसिपेंट है, उसको क्या करो, डिस्क्वालीफाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कौन हो जाएगा, अगर नेगेटिव रेशियो आ रहा है तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, मीन्स एक डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सिर्फ आप कौन आएगा बोलो तो, अब देखो कंपटीशन किस में चल रहा है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में A14 है और A4 है। ठीक है, A4 है, यहाँ पे आप बॉक्स नहीं करना है। 14 और 4 ये दोनों में मिनिमम कौन है, मिनिमम रेशियो किसका है बोलो, 4 और 14 में मिनिमम कौन है, 4 है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा होगा आउटगोइंग वेक्टर, सॉरी यहाँ पे वेक्टर नहीं बोलना है, दिस इज द रो। ये जो रो है वो बाहर जाएगा। तो इस रो को तुम क्या बोलते हो, यहाँ पे नाम नहीं लिखना है, तुम इस एरो को सिर्फ देना, इसको बोलते हैं पिवट रो। दिस रो इज द पिवट रो। ठीक है, तो ये पिवट रो है। अब देखो, अब तुम बोलोगे सर मिनिमम रेशियो लेने का क्या फायदा है। देखो मिनिमम रेशियो माने एक रो सिलेक्ट हो गया। अब पहला वाला क्यों नहीं हुआ, कारण ये नेगेटिव था। अगर पहला वाला सिर्फ 3 होता ना तब जाके ये होता, बट ये तो नेगेटिव है तो ये नहीं होगा। नेगेटिव को डिस्क्वालीफाई कर दो, तो ये दोनों में मिनिमम है। तो दैट मीन्स थर्ड रो। देखो यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा सिग्नल कौन दे रहा है। सिग्नल देने का मतलब यहाँ पे थर्ड रो का काम है और यहाँ पे थर्ड कॉलम का काम है। पहले ये थर्ड कॉलम आया था, अभी जाके ये थर्ड कॉलम आया। थर्ड मतलब थर्ड नहीं आएगा, ऐसे नहीं, सेकंड भी आ सकता था, फर्स्ट भी आ सकता था। यहाँ पे थर्ड कॉलम आया, यहाँ पे थर्ड रो आया। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा, मीन्स दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मुझे बोलो तो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। देखो दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको मैंने क्यों रब कर दिया, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है बोलो तो, थर्ड कॉलम और थर्ड रो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे बॉक्स करना, यहाँ पे तुम लोग बॉक्स करना। तुम बोलोगे सर ये बॉक्स, ये जो एलिमेंट है क्या, इसको कुछ बोलते हैं, दिस एलिमेंट इज कॉल्ड पिवट एलिमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड में तुम लोग लिख लेना, मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, मैं इसको रब करूँगा। दिस इज द पिवट एलिमेंट। ठीक है, इसका दूसरा एक नाम है जिसका नाम है क्या, की एलिमेंट। पिवट एलिमेंट और क्या, की एलिमेंट। ठीक है, तो ए हो गया। अब सुनो, इसी का अब काम है। अब ये जो पिवट एलिमेंट है, की एलिमेंट का मतलब ये, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। किस हिसाब से, देखो इसको देख के अब हम लोग ये करेंगे, इसको देख के हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से फर्स्ट सेकेंड थर्ड देख पा रहे हो तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मैंने क्या बोला, इस जगह पे नेक्स्ट में क्या आएगा, यूनिट बेसिस का एक वेक्टर आएगा। अब कौन आएगा, अगर ए बॉक्स हुआ है ना, देखो ए क्या है, इंटरसेक्शन ना, की एलिमेंट, पिवट एलिमेंट, थर्ड रो और थर्ड कॉलम का, तो इसको बॉक्स हुआ है। देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, तुम तो जानते हो कि ये तीनों में, ये 3 जन में एक जन यहाँ पे आएगा। अब ये 3 जन में एक जन कौन आएगा, उसका सिलेक्शन का ही लिए मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो दैट मीन्स अब ये इंटरसेक्शन है ना, तो अब तुमको देखना पड़ेगा ये इंटरसेक्शन जो है वो किसके साथ ये कर रहा है। तो देखो तो यहाँ पे माने यहाँ पे देखो ये थर्ड रो है ना, थर्ड रो में देखो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे इस 1 के साथ है ना, देख पा रहे हो तो यहाँ पे तो 0 0 है। देखो समझो मेरी बात, अगर थर्ड रो में अगर बॉक्स हुआ ना तो इसका मतलब 0 0 1 बाहर जाएगा मतलब A6 वेक्टर, देखो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ A6 वेक्टर है ना, A6 वेक्टर, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, A3 इज द एंटरिंग वेक्टर। ठीक है, तो एंटरिंग वेक्टर मीन्स यहाँ पे ये तीनों में से कोई एक जन आएगा, और ये तीनों में से कोई एक, दैट मीन्स
उसमें से एक जन खाली होगा, तो दैट मीन्स कौन बाहर जाएगा, बाहर जाएगा तुमको देखना है। अगर यहाँ पे बॉक्स है तो इसका मतलब 001 बाहर जाएगा। 001 बाहर मीन्स क्या है बोलो तो A6 इज द आउटगोइंग वेक्टर। क्लियर। अब तुम बोलोगे सर अगर यहाँ पे बॉक्स ना हो, अगर 1 में बॉक्स होता तो 010 जाता। देखो सेकंड में कौन है 010, 100 ये क्या है फर्स्ट वन, दिस इज द सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा A6 इज द आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, किस हिसाब से मैंने समझ पा रहा हूँ। दिस इज द पिवट रो, पिवट कॉलम, इंटरसेक्शन जो है वो पिवट एलिमेंट, उसी के हिसाब से मैं क्या करूँगा, काम करूँगा। देखो ये हो गया, तो ये मैंने समझाने के लिए किया, ये सब तुमको सिर्फ समझने के लिए करना है। अदरवाइज जैसे मैं कर रहा हूँ वही सब करना है। देखो बाकी सब मैं रैप कर दूंगा, जब कॉपी में करोगे तो वही करना, मतलब जो एग्जाम के टाइम। और तुम्हारा अपना कॉपी में तुम तो साइड में सब लिख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो क्या करना है, नेक्स्ट काम देखो। ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स क्या इंडिकेट कर रहा है, मैंने क्या बोला था, ये बॉक्स इंडिकेट करता है। देखो इस हिसाब से देखो कि ऊपर में 2 एलिमेंट है तो उसको 0 लिखो। तुम बोलोगे क्यों 0 लिखे सर, कारण मैंने तो अभी तुमको बोला कि जो बॉक्स है उसमें 1 आएगा। अब 1 किस हिसाब से आएगा वो तो मैं मैट्रिक्स का काम करूंगा। 0 0 1 जो बॉक्स है उसमें 1 पुट करना है नेक्स्ट टेबल में, इटरेशन में। दिस इज द फर्स्ट इटरेशन, अभी मैं फर्स्ट इटरेशन कर रहा हूँ, चल रहा है वो। ठीक है, तो ये 1 है और ऊपर में क्या है बोलो तो 0 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने तो बोला ना तीनों कॉलम में कोई एक जन आएगा, और कौन आएगा 0 0 1 आएगा। किस हिसाब से समझ में, तुमने किस हिसाब से समझे, क्योंकि सर देखिए ऊपर में 2 रो है, तो ऊपर में 2 रो है और बॉक्स नीचे में है, मीन्स थर्ड रो में बॉक्स है, तो मुझे बॉक्स में 1 पुट करना है और ऊपर में 0 0 पुट करना है। तो हो गया ना, पहले में यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर था, अब यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट बेसिस का एक वेक्टर आ गया। दिस इज द इंटरिंग, इसलिए बोला गया था यहाँ पे इंटर करना है, यहाँ पे तुमको काम करना है। ठीक है, जैसे तुम ट्रांसपोर्टेशन में करते थे कि एरो देखे देखे हम लोग क्या करते थे, सिलेक्शन करते थे। यहाँ पे सिलेक्शन किस हिसाब से किया, जो हम लोगों ने मेथड अभी बोला, इसमें एरो दिया, इंटरिंग कॉलम, आउटगोइंग वेक्टर। ठीक है, 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे 0 0 1 मैंने किस हिसाब से किया। अब देखो तुमने जब 0 0 1 किया, A1 जो किया, पहले क्या था 2 था, तो इसका मतलब थर्ड रो तुमने क्या किया, थर्ड रो को हाफ से मल्टीप्लाई किया ना, हाफ से मल्टीप्लाई किया। कोई भी रो को तुम क्या कर सकते हो, कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया है। तो बोलो तो हाफ से अगर मल्टीप्लाई किया, ये 2 तो 1 हुआ है, तभी तो जाके हुआ है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट जो काम करेंगे उसमें एक जगह में थर्ड रो जहाँ पे है वहाँ पे क्या करेंगे, हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड रो में कौन है बोलो तो 8। देखो मैच करना है ना, कैलकुलेशन में क्या ऐसे तो नहीं है कि दूसरा कोई नंबर में पुट कर दूंगा। अब ये 1 हुआ, तो देखो यहाँ पे क्योंकि मैट्रिक्स में जो काम चलेगा वो काम असल में इक्वेशन में ही चलेगा, क्योंकि हम लोग मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किसके लिए करते हैं, इक्वेशंस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, हाफ से मल्टीप्लाई किया है 4, यहाँ पे होगा हाफ, यहाँ पे होगा क्या 2, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे हाफ। क्लियर। अब देखो ये जो काम है तुम्हारा, नेक्स्ट जो काम है वो क्या है बोलो तो, फर्स्ट रो सेकंड रो पे देख पा रहे हो। पहले यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो सेकंड रो पे क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे -2। तो जो 1 और -2 है ना, उसको तुमको 0 करना है बाय द हेल्प ऑफ एलिमेंटरी ऑपरेशंस। ठीक है, मैट्रिक्स में एलिमेंटरी ऑपरेशन तुम जानते हो। तो अब देखो इसको 1 करेंगे ना, सपोज देखो मैं पहले किसके लिए कर रहा हूँ, चलो फर्स्ट रो के लिए कर रहा हूँ -2। तो एक बात देखो, जो काम करोगे ना तुम फर्स्ट रो के लिए कर रहे हो, तो फर्स्ट रो के लिए कर रहे हो मतलब R1। ठीक है, पहले उसको लेना है, जिसके ऊपर काम करना है वो पहले रहेगा। उसके बाद देखो तो मैं अगर R1 + R3 कर दूंगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, R1 + R3 ऐसे नहीं करना है, R3 + R1 नहीं करना है, मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। R1 + R3 का मतलब क्या, R1 के साथ R3 ऐड करना है, ये उल्टा ये चीज़ अलग है, R3 के साथ R1 ऐड करना है। तो इसमें माइनस प्लस का कॉन्फ्यूजन नहीं करना। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको 0 करेंगे उसको पहले लेंगे। तो इस R1 को हम लोग क्या करेंगे, R3 के साथ ऐड करेंगे, तभी तो 0 आएगा ना। एक कैलकुलेशन तुम मुझे बोलो, -2 के साथ क्या जोड़ोगे कि 0 आएगा 2, तो R1 + R2 करने से हो जाएगा R3। तो ये जो तुम्हारा रो है ना, थर्ड रो को यूज करना है, जो बॉक्स हुआ है ना उस रो को यूज करना है। ठीक है, तो अब देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ ऐड करना है, किसके साथ,
R1 प्लस R3, तो 6 और 8 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 6 8 ऐड करोगे तो 14, तो यहाँ पे तुम्हारा होगा 14 फर्स्ट रो पे। 3R1 एक जगह पे कॉन्फ्यूजन होता है कि नंबर अगर एक दो गड़बड़ हो गया ना प्रॉब्लम हो जाएगा। तो तुमको किसको देखना है, R1 को देखना है, R3 को देखना है, R1 को देखना है, R3 को देखना है। तो 3 1 क्या होगा, 3 1 4 1 4 5 एंड 1 0 1 0 0 0 0 1 1, ठीक है, क्या आ गया। अब देखो सेकंड रो में आ जाओ, सेकंड रो में देखो 8 2, देखो तो 8 2 पुराना वाला रो 8 2 पहले, उसके बाद क्या करूं मैं, माइनस हाफ ऑफ R3 करूं, देखो 0 आ जाएगा। अब देखो तो मैं नया ये जो R3 था उसी का यूनिट के हिसाब से मैंने लिख लिया है। हाफ ऑफ R3 का मतलब क्या है, यही तो लिखा था ना मैंने यहाँ पे। तो इस हिसाब से बोलो तो 8 2 माइनस हाफ ऑफ R3 में करूँ, इससे अच्छा मैं क्या कर लूँ, 8 2 माइनस हाफ ना करके ये जो नया वाला R3 है R3 डैश ये कर लूँ, एक ही बात है। क्योंकि ये जो है ये जो R3 है, ये जो न्यू R3 है, न्यू R3 डैश, दिस इज द हाफ ऑफ R3। मैंने हाफ किया था ना, हाफ से मल्टीप्लाई किया था तभी तो ये आया ना। तो इसका मतलब देखो तुमको कैलकुलेशन जिस हिसाब से इजी लगे वो करना है, मिस ऐसा नहीं है, मैं तो इसी को यूज़ कर रहा हूँ ना। ये जो थर्ड रो है यहाँ पे हाफ कैलकुलेशन पहले से हो चुका है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है। और 1 यूज करने में थोड़ा बेनिफिट होता है। यहाँ पे -2 और +2 करने से 0 आ रहा था, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। अदरवाइज इसको यूज करना थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि मैं इसको पहले से 1 में कैलकुलेशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 8 2 माइनस R3 डैश करो या फिर 8 2 माइनस हाफ R3 बोलो। तुम बोलोगे सर हाफ R3 का मतलब ही तो R3 डैश है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इस 8 2 से ये जो सेकंड रो है 8 2 उससे क्या करूँगा मैं, R3 डैश ये जो नया वाला है उससे सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो बोलो 14 14 माइनस 4 10, 14 माइनस 4 क्या होगा 10, 2 माइनस हाफ 3/2, 2 माइनस हाफ 3/2, 5 माइनस 2 3, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 0 0, 0 माइनस हाफ, ठीक है, कैलकुलेट कर लिया। अब क्या है बोलो तो, अब क्या करना है बोलो, अब क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना उसको फिलअप करना है। अब तुम बोलोगे सर पुराना मैट्रिक्स, पुराना जो कैलकुलेशन हुआ था, मीन्स इनिशियल कैलकुलेशन जो हुआ था हम लोगों का, उसमें और इसमें क्या अंतर है। देखो उसमें तुम्हारा जो यूनिट बेसिस है यहाँ पे ए वेक्टर था ना 1 0 0 0 1 0 0 0 1, बट अब के कैलकुलेशन में देखो, अब जो मैंने कैलकुलेशन किया इसमें ये आ चुका है फर्स्ट, दिस इज द थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, ठीक है। तो ये तुमको मार्क नहीं करना है, मैंने जस्ट समझाने के लिए बोला, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो थर्ड कॉलम में एंटर किया है यूनिट बेसिस का एक वेक्टर। अब अरेंजिंग में होगा ऐसे तो कोई बात नहीं है ना, अरेंजिंग में थोड़ी होगा ऐसा आया, ठीक है। पहले वो ये था, अब देखो 6 में हट चुका है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, A6 इज द आउटगोइंग वेक्टर। तो यहाँ पे अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली क्या करना है, फिर से देखो, क्या देखो बोलो, यूनिट बेसिस क्या बोला था 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले देखो 1 0 0 कहाँ पे है, 1 0 0 कहाँ पे है, A4 में है, तो चले जाओ A4 कितना वेरिएबल x4 ऊपर में क्या है बोलो, ऊपर में मतलब ए वाला मत देखना, ZJ माइनस CJ है, ऊपर में मतलब वो जो CJ है ए वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलो ऊपर में क्या है 0, तो दिस इज 0 एंड मैंने मिस्टेक किया यहाँ पे कोई 1 0 0, यहाँ पे देखो तो कुछ मिस्टेक किया मैंने, यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, यहाँ पे कैलकुलेशन के टाइम स्टूडेंट्स ये 0 1 0 होगा तभी तो जाएगा, नहीं तो ये आ जाएगा यूनिट बेसिस तभी आएगा, देखो, ठीक है। तो 1 0 0 0 0 1 0 सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। अब देखो 1 0 0 कहाँ पे, A4 x4 0, ठीक है, A4 x4 0, A4 x4 0। अब देखो 0 1 0 कहाँ पे है, सेकंड वाला कहाँ पे, A5 x5 0, इसमें भी 0 है, बट थर्ड में आ जाओ, थर्ड मीन्स 0 0 1, 0 0 1 मीन्स वो कहाँ पे है, थर्ड कॉलम A3 x3 वेरिएबल एंड CJ क्या है बोलो 3, ठीक है। तो 1 0 0 0 1 0 इस हिसाब से तुमको देखना पड़ेगा। यूनिट बेसिस ही पूरा सिंपलेस्ट टेबल के ऊपर काम करता है, उसके ऊपर ही मेन काम होता है। अब देखो रूल को याद रखना है तब जाके ये होगा। अब देखो मैं क्या करूँगा, फिर से मैं क्या करूँगा, ZJ माइनस CJ का वैल्यू कैलकुलेट करूँगा, ZJ माइनस CJ। बोलो ZJ माइनस CJ का कैलकुलेशन क्या था, मैंने बार बार बोला था ZJ माइनस CJ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉलम के नीचे में वैल्यू पुट करते हैं। 6 कॉलम है मतलब 6 वैल्यू पुट होगा, 6 कॉलम है मीन्स 6 वैल्यू पुट होगा। आप बोलो तुम 6 वैल्यू से कैसे पुट करें, देखो इस कॉलम में आ जाओ, 4 मैंने क्या बोला था, इस कॉलम को कॉमन रखना है, इस सब के साथ लेना पड़ेगा। तो 4 इस कॉलम के लिए कर रहे हो, तो इस कॉलम को देखो सिर्फ
इस कॉलम को देखो, इस कॉलम को देखो, बाकी नहीं देखना है। 4 इंटू 0 0, 3/2 इंटू 0 0, 1/2 इंटू 3 क्या होता है? 1/2 इंटू 3 3/2। अब माइनस सीजे का मतलब ये वाला, नॉट यहाँ पे एकदम ऊपर में जो है, तो माइनस सीजे का मतलब क्या है बोलो तो? मैंने ऐसे ही किया, देखो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3/2 माइनस 2, दैट मीन्स माइनस हाफ। तो इस जगह पे क्या पुट होगा? माइनस हाफ। इसके लिए बोलो 0 0, 3 2 6, 6 माइनस 1 7, ये तुम्हारा हो गया 7। एंड नेक्स्ट कैलकुलेशन बोलो 0 0, ये तो तुम्हारा यूनिट बेसिस है, इसके लिए 0 ही आता है ऑलवेज, ठीक है। 3 माइनस 3 0 0 0, यूनिट बेसिस के लिए 0 आता है। अब देखो नेक्स्ट के लिए बोलो 1 इंटू 0 0, इस कॉलम के लिए माइनस हाफ इंटू 0 0 ऐड करना है, ठीक है। 3 इंटू हाफ, 3/2 माइनस 0, दैट मीन्स 3/2, ठीक है। ये आया मेरा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से देख पा रहे हो कि ZJ माइनस CJ में सभी क्या नॉन नेगेटिव आया है? देखो ऑप्टिमलिटी का कंडीशन क्या है? सिंप्लेक्स मेथड में ऑप्टिमलिटी का कंडीशन होता है ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल, सबके लिए। ये जो वैल्यू आएगा सब क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स नॉन नेगेटिविटी ये होगा, नॉन नेगेटिविटी कंडीशन को होल्ड करेगा। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो? सभी जन नॉन नेगेटिव नहीं आया, यहाँ पे एक नेगेटिव आ चुका है। अब तुम बोले सर लार्जेस्ट नेगेटिव कौन है? एक ही तो नेगेटिव है, तो उसका मतलब उसी को लेना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे? एक एरो देंगे। अब बोलो तो इस एरो देने का मतलब क्या है? ये एरो क्या इंडिकेट करता है? दिस एरो इंडिकेट द वेक्टर A1। द वेक्टर A1 इज द एंटरिंग वेक्टर और पिवोट कॉलम। दिस इज द पिवोट कॉलम और एंटरिंग वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पे जो तुम देख पा रहे हो ना, ये जो कॉलम देख पा रहे हो ना, नेक्स्ट में जब हम लोग काम करेंगे ना, वहाँ पे यूनिट बेसिस का एक वेक्टर आएगा। अब कौन आएगा वो कैसे समझेंगे? बाय द हेल्प ऑफ आउटगोइंग रो। दैट मीन्स तभी तो जाके मैं समझ सकता हूँ ना कि कौन यहाँ से बाहर होगा। सॉरी, बाहर तो यही होगा, बाहर ये होगा। बाहर मतलब सॉरी, बाहर मैं ए क्यों बोल रहा हूँ? ए एंटरिंग है, मतलब इस जगह पे तुमको यूनिट बेसिस करना है, मीन्स यूनिट बेसिस का एक वेक्टर आएगा और ये तीनों में से कोई एक जन बाहर होगा। बोलो ये तीनों में से एक जन तो यहाँ पे आएगा ना, तो एक जन अगर यहाँ पे आएगा तो एक जन को बाहर होना पड़ेगा। तो देखो अब मुझे बाहर के लिए क्या करना है? मैंने क्या बोला था? मिनिमम रेशियो लेंगे। मिनिमम रेशियो कहाँ पे लेंगे बोलो? साइड पे। बट एक बात ध्यान में रखना है, मैंने क्या बोला था कि इस कॉलम को देखो और क्या करना है? ये बी को देखना है। कॉलम को देखो, बी को देखो। जिस कॉलम में तुमने एरो दिया है लार्जेस्ट नेगेटिव के हिसाब से उसको देखो और इस बी को देखो। दोनों का रेशियो लेना है 14/4। 14/4 क्या आ रहा है? 14/4 आ रहा है तुम्हारा 7/2 मीन्स 3.5, ठीक है। एंड 10/3/2, 10/3/2 का मतलब होगा 20/3, दैट मीन्स 6/2/3 ना, 6/2/3। एंड यहाँ पे बोलो 4/2, 4/2 दैट मीन्स 8, 4/2 8। बोलो तो तीनों ही वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। नेगेटिव अगर होगा तो पहले उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। अब इस तीनों वैल्यू में से सबसे छोटा वैल्यू कौन है? मिनिमम रेशियो, ठीक है। मीन रेशियो मैंने लिखा है, मीन रेशियो। तीनों में से मीन कौन है? 7/2 माने 3.5, 6 और 8 तो 3.5। तो दैट मीन्स मैं इसको क्या करूँगा? मैं इस तरफ एरो दूंगा। तो दिस एरो इंडिकेट दिस इज द पिवोट रो एंड पिवोट कॉलम। पिवोट रो एंड पिवोट कॉलम, ये दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ पे है बोलो तो? दिस इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट मीन्स की एलिमेंट। मैं यहाँ पे की एलिमेंट बोल सकता हूँ ना, दिस इज द की एलिमेंट। इंटरसेक्शन देखो ये आया। तो इस ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि मैं जो तुम्हारा ये करूँगा नेक्स्ट, मुझे जो यहाँ पे मुझे क्या करना है? यूनिट बेसिस का एक वेक्टर आएगा और यूनिट बेसिस का एक वेक्टर आएगा और ये जो मैंने स्क्वायर किया तुमको ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि दिस स्क्वायर इज द दिस एलिमेंट इज द की एलिमेंट। इसी के ऊपर काम करके हम लोग नेक्स्ट काम कर सकते हैं। तो तुम बोल के सर नेक्स्ट काम कैसे करें? ये जो 4 है इस जगह पे क्या करो? 1 करो। क्यों? मैंने बोला था कि स्क्वायर जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे? 1 कर देंगे और ऊपर नीचे में क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। यहाँ पे नीचे नहीं था इसलिए ऊपर में 0 कर दिया था। बॉक्स में 1 करेंगे, क्या करेंगे? बॉक्स में 1 करेंगे, बाकी जगह 0 कर देंगे। ऊपर नीचे यहाँ पे नीचे है तो नीचे में 0 कर देंगे, ठीक है। अब बोलो ये जो 1 0 0 आया है ये पिछले से देखो ना, तुम पिछले से देखो यहाँ पे 1 0 0 कहाँ पे था? सर 1 0 0 4th कॉलम पे था।
100 कहाँ पे था, फोर्थ कॉलम पे था, अभी कहाँ पे आ गया, फर्स्ट कॉलम पे आ गया। अरे फर्स्ट कॉलम पे आएगा भी ना, क्योंकि मैंने तो यार यहाँ पे किया, दिस इज द एंटरिंग कॉलम, तो यहाँ पे ही तो आएगा। कहाँ से चला गया, फोर्थ कॉलम से वो चला गया, फोर्थ कॉलम में वो था, वो चला गया, ठीक है। दैट मीन्स फोर्थ कॉलम इज द माई आउटगोइंग वेक्टर, that means this is my outgoing vector, that means a4 is the outgoing vector, a4 is the outgoing vector and a1 is the entering vector। क्लियर हो पा रहा है मेरा बात? देखो सर ये कब तक करें, ये जो काम है कब तक करें, जब तक zj माइनस cj क्या ना आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फॉर ऑल के ना आ जाए। अगर फॉर ऑल आ गया तो ऑप्टिमल कंडीशन सेटिस्फाई, दैट मीन्स द एलपीपी इज नाउ गिव द बेस्ट रिजल्ट। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो 100 किया, देखो ये जो एरो समझ पा रहे हो कैसे लिया मैंने, मिनिमम रेशियो से 100 किया। देखो अब ये जो मैंने 1 किया ना, तुमको देखना पड़ेगा, ये 4 1 हो चुका है, तो बोलो तो 4 के साथ मैं क्या करूँ कि 1 हो जाए, 1/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 हो जाएगा, 4 से डिवाइड, दैट मीन्स क्या होगा, नॉन जीरो नंबर से कम करना पड़ेगा। तो 14/4 क्या होता है, 14/4 इज 7/2, 7/2। नेक्स्ट 5/4 0 1 0 1, ठीक है। सेकेंड बोलो, सेकेंड रो में क्या करना है, सेकेंड रो में क्या करना है, देखो सेकेंड रो में 3/2 है, सेकेंड रो में नेक्स्ट काम क्या हो गया, 0 हो चुका है ना, तो किसका हेल्प लेना है, ये जो रो है इसका हेल्प लो, या फिर बॉक्स का जो रो है उसका हेल्प लो, बट मैं बोलूँ इसका ज़्यादा हेल्प लो, क्योंकि ये 1 में है ना, काम करने में आसानी पड़ेगा। नहीं तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करके फिर से तो यहाँ पे वो काम तुमने पहले कर चुके हो। तो क्या करो, ये जो पुराना वाला रो है, पुराना वाला रो मतलब R2 माइनस क्या, माइनस नया वाला R1 मीन्स 3/2 R1 डैश ना, R2 माइनस 3/2 R1 डैश, 1 के साथ मैं 3/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बोलो 1 के साथ मैं 3/2 मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 होगा, तो दैट मीन्स मेरा यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँ, देखो क्या करना है, R1 डैश के साथ 3/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 7/2 के साथ मैं 3/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 21/4, 10 माइनस 21/4 दैट इज 19/4, ठीक है, 19/4। और इसके लिए क्या आएगा बोलो तो, इसके लिए 4 माइनस क्या, रुको, तो ये हो गया ना, अब सॉरी ये तो, अब मैं इसको लेके करूँ, अब ये इसको फिलअप करना है मिस्टेक के लिए इसको, अब बोलो तो 3 माइनस क्या, 3 माइनस इसको क्या करना है, 3/2 से मल्टीप्लाई, 5/4 इंटू 3/2 दैट मीन्स 15/8, 3 माइनस 15/8 दैट मीन्स 24 माइनस 15 दैट मीन्स 9/8। यहाँ पे बोलो क्या करना है, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई मीन्स 0 होगा, और ये 0 तो 0, दिस इज 0 एंड 0 माइनस इसको 3/2 से मल्टीप्लाई, 0 माइनस 3/2 तो माइनस 3/2। देखो इसको याद रखो, ठीक है, मैं वो तुम लोग साइड में करना, अच्छा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एंड 1 माइनस क्या 0 दैट मीन्स 3/2 इंटू करोगे तो 0 आएगा, तो 1 माइनस 1 और माइनस हाफ 1 तो माइनस हाफ माइनस 3/2 तो क्या आ रहा है 2। देखो तो कहीं पे मिस्टेक, जीरो 9/8 0 कहीं पे एक मिस्टेक किया हो मुझे लग रहा है, देखो तो एक जगह पे यहाँ पे ठीक है, एक बार रुको, मेरा R2 माइनस 3/2 R1 डैश है ना, 3/2 R1 डैश, ठीक है। हाँ एक मिस्टेक किया हो स्टूडेंट्स, देखो क्या यहाँ पे बोलो तो, मेरे यहाँ पे मैंने R1 के साथ क्या किया था, 1 किया था ना, तो 4 से डिवाइड 1/4 से मल्टीप्लाई किया था, दैट मीन्स 4 से डिवाइड किया था, बट यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। देखो मैंने R1 पुराना R1 में क्या किया था, 4 से डिवाइड किया था, 1/4 से मल्टीप्लाई, तो ये जगह पे थोड़ा चेंज होगा, मैं मिस्टेक किया हूँ यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, ये तुम्हारा होगा 1/4 0 1/4, अब सही है, देखो यहाँ पे तो सही था 0। अब बोलो क्या करना है, क्या कर रहे हो, तुम्हारा ऑपरेशन क्या है, R2 माइनस 3/2 R1 डैश, ठीक है। तो R2 माइनस 3/2 R1 डैश, तो R2 यहाँ पे R2 क्या है, R2 तुम्हारा ये वाला है, तो 0 माइनस 3/2 तो दैट मीन्स 3/2 इंटू क्या 1/4 ना, तो ये होगा तुम्हारा 3/8 तो यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 3/8 तो यहाँ पे होगा 1 माइनस 0 1, यहाँ पे होगा माइनस हाफ 3/2 माइनस 3/2 इंटू 1/4 माइनस हाफ माइनस 3/8
दिस मीन्स -7/8। ये क्या होगा -7/8। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सिंपलेस्ट मेथड में अगर एक भी कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना तो उसको निकालने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ध्यान से करना है, बहुत इसको ठंडे दिमाग से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा नंबर। ये बहुत इजी पार्ट है। देखो अब सुनो, अब क्या करना है, थर्ड रो को देखो। थर्ड रो में क्या है, हाफ है, तो क्या करना है, इसका मतलब R3 क्या करना है मुझे बोलो तो, मुझे करना है R3 माइनस क्या, ये नया वाला को देखो, हाफ 1 को हाफ करना है तो हाफ से मल्टीप्लाई करना है, R3 माइनस हाफ R1 डैश, R3 माइनस हाफ R1 डैश। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, R3 माइनस हाफ R1 डैश ना, तो 7/2 को हाफ से मल्टीप्लाई करना है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करो तो 7/4 और R3 मीन्स 4 माइनस 7/4, 4 माइनस 7/4 16, 9/4। तो ये आ रहा है 9/4, ठीक है, ये आ रहा है तुम्हारा क्या 9/4। नेक्स्ट में बोलो, नेक्स्ट में क्या आ रहा है, सेकंड वाला तुम्हारा आ रहा है 2 माइनस क्या, 2 माइनस हाफ R1 दैट मीन्स 5/8, 11/8 एंड यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस 0 तो दैट मीन्स 1, 0 माइनस हाफ R1, 0 माइनस मीन्स माइनस प्लस 3/16 नहीं, एक गलत, एक मैंने कहीं पे गलत किया, हाफ R1 को करना था तो इसको क्यों कर रहा हूँ मैं, R3 0 माइनस 1/8, ठीक है, माइनस 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे बोलो R3 0 माइनस R1 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा माइनस हाफ R3 ना, R3 माने हाफ माइनस क्या हाफ R1 डैश मीन्स 1/8, यहाँ पे हो रहा है 3/8, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 3/8। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, फिर से क्या करना है मुझे, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले क्या करना है, उससे पहले मुझे यूनिट बेसिस, क्या था यूनिट बेसिस 010 इसको मुझे क्या करना है, इसका जो वैल्यू 100 उसके पोजीशन मुझे देखना पड़ेगा। बोलो 100 कहाँ पे है, अब 100 कहाँ पे है, फर्स्ट कॉलम A1, तो यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा हो गया A1, सेकेंड A1, तो अब 010 कहाँ पे है, A5, सॉरी पहले A वाला कर लेते हैं, A1 कितना नंबर वेरिएबल, फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम है तो x1 एंड उसके CJ बोलो, ऊपर वाला बोलो 2, 010 कहाँ पे है, फिफ्थ कॉलम मीन्स A5, उसमें वेरिएबल क्या है x5 एंड जो तुम्हारा CJ है, इसका CJ क्या है, ऊपर में चले जाओ 0 एंड नेक्स्ट जो तुम्हारा है 001 मीन्स थर्ड कॉलम मीन्स A3 A3 का CJ क्या है 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करेंगे। अच्छा ZJ माइनस CJ फिर से देखेंगे क्या आ रहा है, ZJ माइनस CJ कैलकुलेट करते हैं, देखो ZJ माइनस CJ यहाँ पे क्या आ रहा है कि यहाँ पे आएगा 0, इस 001 ये सब में तो 0 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 × 5/4 मीन्स 5/2 और यहाँ पे होगा 33/8 -1 मीन्स +1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 20, 33 + 8 दैट मीन्स 61/8 एंड अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो क्या आएगा बोलो तो, यहाँ पे 2 × 1/4 मीन्स हाफ एंड 0 × -3/8, यहाँ पे क्या होगा 0 और यहाँ पे होगा -3/8 एंड ऊपर में होगा 0 दैट मीन्स यहाँ पे आ रहा है तुम्हारा 8, 4 - 3 1/8, तो यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ क्या आ रहा है बोलो 1/8 एंड नेक्स्ट जो आ रहा है देखो 2 × 1/4 हाफ 0 3 3 9/8 ऊपर में 0 तो 8 4 9 13/8। अब बोलो तो स्टूडेंट्स ZJ माइनस CJ जो है मेरा, ZJ माइनस CJ को एक बार देखो तो सभी नॉन नेगेटिव वैल्यूज है, कोई भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आया, इसका मतलब द सॉल्यूशन रीच्ड ऑप्टिमल मीन्स सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो चुका है, मीन्स मेरा काम खत्म हो चुका है। सिंपलेस्ट टेबल का ही मेरा मेन काम है। पहला काम क्या था मेरा, जनरल एलपीपी को स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट मेरा काम क्या है, मैं उस सिंपलेस्ट टेबल में मैं जितना सारा रूल है मैं अभी बोल दिया हूँ, बट क्वेश्चन के बेस पे वो
चेंज होगा। मेन रूल तो मैंने बोल दिया, बट डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट जो केस होगा वो तो मैं बोलूँगा ही। तो अभी इस क्वेश्चन के लिए मुझे बोलो तो क्या बोलोगे। यहाँ पे मैं कंक्लूजन लिख रहा हूँ। अब इसको ये कर दो, बंद कर दो इसको, ठीक है। ये 13/8 था। क्या लिखोगे, लिखो एज, लिखो एज ZJ माइनस CJ, लिखो एज ZJ माइनस CJ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सभी क्या है, ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या बोलूँगा, लिखो देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। सॉल्यूशन क्या है, ऑप्टिमल। अब बोलोगे सर सॉल्यूशन क्या है, देखो सॉल्यूशन क्या है, मैं एक बार बोलूँ पहले। देखो तो इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या था, x4 6, x5 14, x6 8। तो सॉल्यूशन क्या होगा बोलो तो इसमें सॉल्यूशन आता है। अब तुम बोलोगे सर इसमें अगर सॉल्यूशन आता है तो किसका किसका वैल्यू आएगा, x1 का वैल्यू 7/2, x1 का वैल्यू। ये सब बॉक्स मत करना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये सब जो है ये सब समझाने के लिए बोला हूँ। बाकी जगह पे ये जो स्क्वायर है ना, ये सब करना है तुमको, एरो सब देना है। ये सब अभी समझाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब मार्क नहीं करना है। तो इसका मतलब x1 का वैल्यू क्या है 7/2, x5 का वैल्यू 19/4, x3 का वैल्यू 9/4। अब बोलो तो x5 तो मेरा क्वेश्चन में था ही नहीं, वो तो जस्ट एक स्लैग वेरिएबल था, तो उसको मुझे नहीं लेना है। मुझे क्या लेना है, x1 x2 x3 लेना है। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो x2 नहीं है, तो जब यहाँ पे x2 नहीं है उसका मतलब वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे मैं ऊपर में कर रहा हूँ। अच्छा ये तो हो गया इसका काम, ऊपर मैं इसका आंसर लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लिखो देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 7/2, x2 इज इक्वल टू 0, x3 इज इक्वल टू क्या होगा बोलो तो, x1 7/2, x2 0 एंड x3 इज 9/4। अब तुम चले जाओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चले जाओ। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब बोलो देयरफॉर ये एंड मैक्स z क्या था, मैक्स z क्या था बोलो, मैक्स z था तुम्हारा 2, क्या था मैक्स z था 2x1 माइनस x2 प्लस 3x3। मैं तो रफ कर दिया हूँ 2x1 माने 2 इंटू 7/2 माइनस क्या, माइनस होगा 0, x2 तो है ही नहीं, x2 0 है, x3 क्या है, x3 9/4 ना। तो यहाँ पे क्या था 3x3 था, देखो 3x3, तो 3 इंटू 9/4, इसको कैलकुलेशन करो तो ये आएगा 7 प्लस 27/4। तो 4 एलसीएम करोगे तो 4 ऊपर में आएगा 28 27 55। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अभी थोड़ा मैं ये जो क्वेश्चन किया ऐसे देखो समझाने इसके बहुत सारा चीज़ समझाया तो थोड़ा टाइम लग गया, और ऐसे बाहर में थोड़ा शोर शराबा हो रहा है, तो मैं इस क्लास को अभी ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे लग रहा है सुनाई देगा क्योंकि माइक्रोफोन में आवाज़ तो क्लियर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तब भी उसको थोड़ा कोऑपरेट ये कर लेना और एडजस्ट कर लेना, ठीक है। अब सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन तुमको मैं भेज दूंगा, ठीक है। वो तुम लोग करके मुझे एक बार भेजना, ठीक है। और नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ऊपर का काम करेंगे। अभी ये जो टाइप का क्वेश्चन है ना, इसको एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, और भी हम लोग 12-13 टाइप का क्वेश्चन लेंगे। बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। पूरा सभी काम को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे क्या क्या कहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा कुछ होगा मुझे कॉल या व्हाट्सअप करना। चलो बाय।